नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति, इस पर जितने भी एमसीक्यू बने हैं उनका अध्ययन करेंगे और देखेंगे इस चैप्टर से किस तरह के एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे की पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पर हम फोकस करेंगे, किस तरह से एमसीक्यू बनाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की कि किस तरह से एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं। पहला एमसीक्यू है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसमें समाज की बात की गई है, ह्यूमन सोसाइटी की बात की गई है कि जो मानव समाज है वो विलक्षण है। क्यों स्पेशल है, क्यों अलग है? क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर, धर्म पर और विज्ञान पर। तो आंसर आएगा दोस्तों अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों, बिना अर्थ के हम देखते हैं कि मानव का जीवन जो है क्या है, एक जंगली जानवर के अनुसार ही होगा। यदि हम बात करें तो आंसर ये है इसका बी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है वैसे वैसे समाज भी परिवर्तित होते जाता है। खाद्य संग्राहक से हम कृषि उत्पादक बने, कृषि उत्पादक से हम क्या दोस्तों, उद्योगों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर गए। तो अर्थव्यवस्था जैसे जैसे परिवर्तित होती गई वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्था भी उसी रूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि ये अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। सो आंसर क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था। जब हम आधुनिक प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक दोस्तों हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरह से मनुष्य क्या है, एक घुमंतु शिकारी खाद्य संग्राहक से किस तरह से उसने घरेलू जीवन, डोमेस्टिकेशन किया अपनी लाइफ का, और फिर धीरे धीरे किस तरह से वह औद्योगिकरण की ओर गया। तो ये सब क्या दर्शाता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरण। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा क्या है दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो सिंधु सभ्यता क्या है, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, उत्तर ऐतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक? तो ये क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो जब दोस्तों ऐतिहासिक काल हम तब कहते हैं जब हमारे पास लिटरेरी सोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आएगी, आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है लेकिन उसे हमने, उनकी लिपि को अभी हमने पढ़ा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य थी, क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों, क्यों गैर आर्य थी? तो गैर आर्य मतलब कुछ ऐसे फीचर्स थे जो हमें आर्य संस्कृति में नहीं देखने को मिलते हैं। जैसे आर्य संस्कृति क्या है, नगरीय संस्कृति नहीं थी, मूलतः ग्रामीण और घुमंतु संस्कृति थी। तो हम ये बात करेंगे कि यस, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। लेकिन यदि हम बात करेंगे तो लिपि, तो यस लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन आर्यों की लिपि को पढ़ा जा चुका है। खेती और अर्थव्यवस्था, तो आर्यों की जो व्यवस्था है दोस्तों उसमें भी हम खेती को महत्वपूर्ण मान देखते हैं। और साथ ही नर्मदा घाटी तक विस्तार था, तो दोस्तों नर्मदा घाटी तक बिल्कुल भी विस्तार नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले रखे जाने का कारण है लिपि, नगर योजना, अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, तांबा, मृदभांड। तो दोस्तों मृदभांड के आधार पर क्या है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य संस्कृति से अलग रखा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों, आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को सिद्ध करते हैं। सो दोस्तों, हम देखते हैं कि जब हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है, जब उसकी हम कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी से क्या है, हम उसका समय काल निकालते हैं, उसकी गणना करते हैं, तब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मृतभांड थे वे अधिक प्राचीन और अधिक पुरातन पाए गए।
तो मृदभांड ही क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। तो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वही चित्रित धूसर मृदभांड जो कि बाद के हैं वे आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सो दोस्तों काले मृदभांड क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से माने गए हैं, और साथ ही चित्रित धूसर पेंटेड ग्रे वेयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वे क्या है आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक संस्कृति से क्यों भिन्न थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, ये बात तो सही है। इसके पास चित्रित लेखी लिपि थी, यस। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यस दोस्तों, उस वक्त क्या है लोहे का ज्ञान लोगों के पास नहीं था, तो ये बात भी सही है। तो तीनों ही आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, तीनों ही हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है पूरी तरीके से हमें एक ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है। सिंधु की जो लिपि की यदि बात करें तो वो भाव चित्रात्मक थी, मतलब पेंटिंग के थ्रू हमें देखने को मिलेगी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों, मतलब हेलमेट हुआ, तीर हुआ, धनुष बाण हुए और बड़े बड़े रथ हुए, तो इस तरह से ज्ञान से युक्त नहीं थे। जबकि वैदिक सभ्यता के लोग क्या है दोस्तों, इस तरह के ज्ञान का पूरी तरीके से उनके पास ज्ञान था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे का ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई से जो भी हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है वे हमारे जानकारी के स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है दोस्तों पुरातत्व संबंधी खुदाई। इट इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। एंड सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मंदिर, लिपि। सो दोस्तों हमने क्या पुरातात्विक खुदाई से हमें क्या क्या मिली, मोहरें। तो वहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई है दोस्तों, वहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का स्रोत है पुरातात्विक खनन से जो भी हमें प्राप्त हुई है चीज़ें उनसे। तो 3000 से अधिक मोहरें हमें क्या है इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसकी जानकारी, इन मोहरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की समय गणना को जान पाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत पूछा गया है दोस्तों। तो एम रफ़ीक मुगल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मेके कहते हैं सुमेर के लोगों का पलायन हुआ भारत की ओर। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि जो पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो अमलानंद घोष क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव क्या है, उसके पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी परिपक्वता उसकी मेच्योरिटी को दर्शाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। मार्टिमर व्हीलर ने भी कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो विचार है पश्चिमी एशिया से आया है, तो ये बात भी सही है। EJH मेके ने बोला कि सुमेर के लोगों का इधर की ओर पलायन हुआ, तो ये बात भी सही है। लेकिन एम रफ़ीक मुगल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली, जो कि गलत है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अलग अलग क्या है मत दिए हैं। EJH मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, उसकी उत्पत्ति सुमेर मतलब दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों से हुई है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया EJH मेके ने कहा है। उसने कहा है कि इसी के परिणाम स्वरूप ये प्रवसन के सिद्धांत में इतिहासवादी DH गॉर्डन मतलब गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है पश्चिमी एशिया से विचार उड़कर आया है भारत की ओर, फिर ये लोग सभ्य बनना शुरू हुए। तो इन्होंने पश्चिमी एशिया की बात की कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार उड़कर आया। वहीं अमलानंद घोष की यदि बात करें तो अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता अपने उद्भव से पहले पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता की यदि बात करिए, हड़प्पा सभ्यता तो उससे पहले भी दोस्तों क्या ग्रामीण यहाँ छिटपुट चलवासी लोग रहे होंगे, तो ये धीरे धीरे क्या यही लोग मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद ये नगरीय संस्कृति में परिवर्तित हुए।
तो अमलानंद घोष कहते हैं कि ये अपनी एक परिपक्व अवस्था को दर्शाता है, कहीं से विचार उड़कर नहीं आया। वहीं स्टुअर्ट पिगर्ट, फेयर सर्विस, J.S. देल्स, रफ़ीक मुगल ये आदि विद्वान कहते हैं कि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। तो स्टुअर्ट पिगर्ट, फेयर सर्विस और मुगल, रफ़ीक मुगल ये सब क्या बोलते हैं कि ये स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। तो स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने का काम किसने किया? स्टुअर्ट पिगर्ट, फेयर सर्विस और J.H. देल्स, रफ़ीक मुगल। तो इन लोगों ने माना कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह पूरी तरीके से स्थानीय सभ्यता है, वह कहीं और से नहीं आई। रफ़ीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र हड़प्पा में हुआ था। इन्होंने अपनी पुरानी मान्यता का भी खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया से प्रेरणा ली है। तो पहले रफ़ीक मुगल ने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है मेसोपोटामिया से आई है, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी मान्यता का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से क्या है, स्थानीय सभ्यता थी और यही पूरी तरीके से धीरे धीरे विकसित हुई और परिपक्व हुई। तो इसमें दोस्तों पूछा गया है कि सही मिलान करना था। इसमें हड़प्पा क्या, दयानंद हड़प्पा से जुड़ा, हड़प्पा जो स्थल है उससे जुड़े हुए दया राम साहनी, हस्तिनापुर से जुड़े हुए हैं बीबी लाल, तक्षशिला से जुड़े हुए हैं जॉन मार्शल और कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं NG मजुमदार। तो दोस्तों किस व्यक्ति कौन से स्थल की खुदाई से जुड़ा हुआ है, इसमें इसका क्या सही मिलान करना था, जो कि अपने आप में थोड़ा टफ बना देता है इस क्वेश्चन को। यदि पूरा सही पता है तो आप लगा सकते हो। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले। तो प्राचीनतम साक्ष्य क्या है दोस्तों, हमें हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में हमें चांदी देखने को मिलती है। वैदिक संहिताओं, चांदी के आहत सिक्के और भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति में। तो दोस्तों हमें क्या है, हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विविध प्रयोग के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो दोस्तों ब्लैक कलर का या लाल रंग का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक, मतलब पैरों से चलने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था और इससे क्या मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को हम दो श्रेणी में बांटते हैं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे और दूसरे चित्रित मृदभांड मतलब पेंटेड और उस पर कलाकारी की जाने वाले मृदभांड थे। मृदभांड मतलब दोस्तों बर्तन, ठीक है। इन मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण भी मिलाया जाता था, जिनको पकाने पर ये हल्के भूरे लाल रंग की हो जाती थी। इन मृदभांडों के ऊपर के हिस्से में लाल रंग की पुताई भी की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता था? दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ क्या है, आर्यों से पहले ही हमें इसका आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ क्या है, आर्यों से पहले माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है दोस्तों, हमें मूर्ति पूजा प्रचलित थी, क्योंकि हमें क्या है गॉडेस की मूर्ति हमें देखने को मिलती, देवी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अनेक सिंधुपुरा स्थलों से क्या है मातृ देवी की हमें मृण मूर्तियाँ मिली है और मोहरों पर भी बहुत सारे देवियों के चित्र हमें प्राप्त हुए। तो इससे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मूर्ति पूजा उस समय से चली आ रही है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो मोहर हैं और हमारे जो टेराकोटा की जो कलाकृति है, आर्टिफैक्ट्स है, उसमें किन किन चीज़ों का चित्रण नहीं हुआ है? तो गेंडा यस, हाथी का और बाघ का, इन सभी का हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है, लेकिन गाय का चित्रण हमें नहीं देखने को मिलता। और गाय मतलब आर्य, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई मिलेगी हमें। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा की जो कलाकृतियाँ हैं उसमें गाय का चित्रण हमें नहीं देखने को मिलता, जबकि जो
सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हाथी, घोड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ इत्यादि के अंकन हमें देखने को मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। तो गाय को क्या है दोस्तों, जो महत्व है वैदिक काल में अधिक प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चहुंदड़ो यस, कोटदीजी यस, देसलपुर यस। लेकिन जो सहगोरा क्या है दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित है। तो सहगोरा क्या है, मौर्य काल से संबंधित एक पूरा स्थल है। तो सहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरख में राप्ती नदी, सहगोरा क्या है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यह मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो यहाँ से क्या हमें मौर्य काल से संबंधित एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चहुंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों ही क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। चहुंदड़ो और कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में है। देसलपुर क्या है, गुजरात के राज्य कच्छ में है। जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जूते हुए खोज की दोस्तों कहाँ की थी, कालीबंगा में। तो जूते हुए खेत की जो खोज है कालीबंगा में की गई थी। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान हमें मिले हैं कालीबंगा से। मैच वाला क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता शवाधान R37 कब्रगाह R37 हमें देखने को मिलेगी। लोथल की यदि बात करें तो लोथल से हमें एक गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं और मोहनजोदड़ो से क्या है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। सेम क्वेश्चन शायद रिपीट है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंड और पैठन, ये हमें बताना है कि ये स्थल किस किस नदी पर है। सो दोस्तों हड़प्पा क्या है, रावी नदी के किनारे मिलेगा हमें। हस्तिनापुर शायद गंगा नदी के किनारे पे। नागार्जुन कोंड गोदावरी नदी और पैठन का सही है। देखते हैं आंसर क्या है। तो हड़प्पा रावी नदी यस, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी। तो नागार्जुन कोंडा क्या है दोस्तों, कृष्णा नदी पर है और पैठन गोदावरी नदी पर हमें देखने को मिलता है। फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कौन सा स्थल और किस नदी पे। तो हड़प्पा क्या है दोस्तों, हमें रावी नदी के किनारे मिलेगा। कालीबंगा क्या है दोस्तों, हमें लोथल गुजरात साइड है, तो इसलिए भोगवा नदी पे देखने को मिलेगा। रोपड़ शायद घग्गर नदी पर और कालीबंगा सतलज नदी पे। देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो यस दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज नदी। तो हड़प्पा क्या है, रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर और रोपड़ हमें सतलज नदी पर देखने को मिलता है। तो हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर। सो दोस्तों कौन सा स्थल किस नदी के साइड में है, आइट साइड में है, ये हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमें यही देखने को मिलता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हमने अभी देखा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। सेंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो स्नानागार क्या है दोस्तों, हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार क्या है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा असत्य है, मतलब गलत हमें पता करना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यस दोस्तों। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यस बिल्कुल था। माता देवी की उपासना की जाती थी, यस। लोहे से परिचित थे, तो दोस्तों ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है, लोहे से अपरिचित थे। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस समय कांस्य का ज्ञान था, ना कि लोहे का। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों में प्रचलित नालियाँ मिलेगी, सड़कें समकोण पर काटती हुई दिखेगी, साफ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था दिखेगी। व्यापार और वाणिज्य क्या दोस्तों, उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना अनेक साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मृण मूर्तियाँ माता देवी की। तो यस हम कह सकते हैं कि हमारा तीनों ही सही थे, चौथा गलत था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सो सभी के सभी हमारे आंसर है दोस्तों कि सभी के लिए हमारी हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर भी हैं।
हड़प्पा नामक पूरा स्थल क्या है, सबसे पहले हमें ज्ञात हुआ था। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए कालीबंगा से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के भट्टे मिले हैं, मनका बनाने के कारखाने मिले हैं। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आलमगीरपुर क्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यस। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा दोस्तों हरियाणा में नहीं है। और रोपड़ क्या है, पंजाब में। तो रोपड़ पंजाब में है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो क्या है, कालीबंगा क्या है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बताना है। तो लोथल बिल्कुल भी नहीं है। तो जहाँ पर भी दो दो है, यहाँ पर है दो, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो तीन हमारे ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। आंसर आ गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ। तो आलमगीरपुर यस दोस्तों, ये तो उत्तर प्रदेश में, और हुलास भी क्या है उत्तर प्रदेश में, और कालीबंगा क्या है उत्तर प्रदेश में नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में है और लोथल गुजरात में है। तो कालीबंगा क्या है दोस्तों, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति बताना है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश अभी हमने पढ़ा, बनावली हरियाणा। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। देमाबाद महाराष्ट्र, यस दोस्तों 100% करेक्ट। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, यस। बनावली हरियाणा में, यस। राखीगढ़ी राजस्थान में दोस्तों ये गलत है। तो राखीगढ़ी क्या है, हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। तो राखीगढ़ी क्या है दोस्तों, हरियाणा के हिसार जिले घग्गर नदी के किनारे है। तो राखीगढ़ी हरियाणा का हिसार जिला घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज की थी सूरजभान ने। फिर सूची को मिलाना है। मांडा क्या है दोस्तों, मांडा हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, देमाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, हुलास उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब पांडरी और बालू दो क्वेश्चन दो अलग आए हैं दोस्तों, इसका आंसर आप देखते हैं क्या है, नए स्थल है हमारे लिए। तो बालू क्या है, हरियाणा में है। तो बालू क्या है, बालू हड़प्पा का एक स्थल है जो कि हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी, पाडरी क्या है, गुजरात में है। पाडरी गुजरात में है। और हुलास क्या है, उत्तर प्रदेश में देखने को हमें मिलेगा। तो हमने दो नए स्थल देखे, एक तो बालू हरियाणा में है और पाडरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। फिर सेम क्वेश्चन है कि कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो हड़प्पा यस, मोहनजोदड़ो यस, चहुंदड़ो और सुरकोटता, ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल हैं। तो सभी के सभी इसका आंसर हैं। लेकिन इसमें बोला क्या है कि सिंध में अवस्थित है। तो सिंध के अंदर, सिंध मतलब इंडस वैली वाले एरिया में, सिंध मतलब पाकिस्तान वाले एरिया में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही दोस्तों क्या है, हमें देखने को मिलेगा सिंध में। और चहुंदड़ो भी क्या है दोस्तों, सिंध में ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हड़प्पा क्या है, भारत में देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो ये दोनों ही क्या है, हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान के पंजाब में हमें देखने को मिलेगा हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो दोनों ही सिंध प्रांत में हमें देखने को मिलेगा। सुरकोटड़ा यदि हम बात करें तो गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सिंध प्रांत में हमें देखने को मिलेंगे। सुरकोटड़ा हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो हमें देखने को मिलता है। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चहुंदड़ो के निर्देशन किसने दिया था, J.H. मेके। तो J.H. मेके ने क्या है, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सो दोस्तों हड़प्पा क्या है अब पाकिस्तान में, लेकिन कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर ये सब क्या है भारत में ही हमें देखने को मिलेगा। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर थी। तो रंगपुर कहाँ है, सौराष्ट्र में।
तो रंगपुर सौराष्ट्र। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है, कहाँ का है? तो दधेरी क्या है? पंजाब में है। तो दधेरी क्या है दोस्तों? एक परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल है जो कि पंजाब में हमें देखने को मिलेगा। तो दधेरी एक परवर्ती पूरा स्थल है, पंजाब के लुधियाना जिले में मिलेगा। तो पंजाब के लुधियाना जिले में हमें देखने को मिलेगा। दधेरी क्या है? यहाँ से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं और काले रंग से रंगे हुए हैं, तो जो कि आर्यों के आगमन का काल भी माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा नहीं, मोहनजोदड़ो बिल्कुल पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। तो लोथल क्या है दोस्तों? भारत में स्थित है। हड़प्पा नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर है? तो हड़प्पा नदी जो कि लोथल है, तो लोथल किस नदी पर? तो लोथल क्या है दोस्तों? भोगवा नदी पर है। तो लोथल क्या है? भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन किसे कहते हैं? मतलब पोर्ट या बंदरगाह, तो उसे हम कहते हैं लोथल गुजरात, भोगवा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर हड़प्पा का बंदरगाह था? तो बंदरगाह की यदि बात करें तो क्या है? लोथल भोगवा नदी गुजरात। किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल का हमें कहाँ से? तो बनावली से प्राप्त हुआ। तो हल का टेराकोटा हमें बनावली से प्राप्त हुआ। हल का जो टेराकोटा है हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। और बनावली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये पूछा गया दोस्तों, इंडस वैली से संबंधित नहीं। तो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, और पाटलिपुत्र क्या दोस्तों? मौर्य काल से संबंधित है। तो पाटलिपुत्र मौर्य काल से संबंधित एक स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल हमें सबसे कहाँ मिलेगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है, बृहद स्थल, वो हमें राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी स्थल क्या दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नदियों के तट पर बसी हैं वे क्या थी? सिंधु, चेनाब, गंगा, झेलम। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? उसमें गंगा का जिक्र हमें नहीं देखने को मिलेगा। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन 5 नदियों की बात करते हैं, जिसमें चेनाब है, इंडस है और झेलम है। तो यस 1 2 3 आंसर आएगा, 4 नहीं आएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृ शक्ति में। सो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या है? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी है, इसलिए उन कारणों वे कारण जो लोग धार्मिक विश्वास करते हैं उसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता है, इससे लगता है कि मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अग्निकुंड और यज्ञ वेदिकाएं भी हमें प्राप्त हुई है, जिससे हमें क्या है? मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से हमें आत्मा पर विश्वास का अनुमान भी लगाया जा सकता है। तो फिर भी कई विद्वान इन्हें मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं। तो क्या है? मातृ शक्ति का उपासक माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। तो इसका आंसर है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो क्या है? जॉन मार्शल थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई है उसके जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में क्या दोस्तों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन भी किया गया था। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के निदेशक थे। 1921 में दयाराम साहनी ने क्या है? हड़प्पा की खोज की थी। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अभी पढ़ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो हड़प्पा, दयाराम साहनी, यस बिल्कुल सही है। लोथल, SR राव, यस। सुरकोटदा, JP जोशी और धोलावीरा VK थापर। सो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कठिन
यदि बहुत अलग नाम आ गए तो इस तरह के क्वेश्चन यदि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें छोड़ना ही बेहतर विकल्प है। तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटड़ा का उत्खनन क्या है? सुरकोटड़ा का उत्खनन JP जोशी और धोलावीरा का उत्खनन क्या है? VK थापड़ ने कराया था। तो धोलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने कराया था। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद जिसके महत्व को नहीं समझा गया। सो दोस्तों सबसे पहले क्या है, पुरातत्व का जो हड़प्पा का जो उत्खनन है, प्रथम पुरातत्वविद कौन था? इसमें बताया गया है कि एक कनिंघम क्या है दोस्तों? एक पुरातत्वविद थे जिनके महत्व को समझा नहीं गया। एक कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। तो इसमें पूछा गया कि जो टीले हैं दोस्तों, उनके टीले के महत्व को नहीं समझा। तो किसने? ए कनिंघम ने। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी ए स्मिथ क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो घरों में कुएं के अवशेष क्या है दोस्तों? इस पे स्टार मार्क लगा दिया इस क्वेश्चन पर। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि अधिकांश कुएं हमें देखने को मिलते हैं घरों में। तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 380 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों में प्रत्येक घर में निजी कुएं हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही स्नानागार भी हमें देखने को मिलते थे। पानी के निकास के लिए नालियां मिलती है और रामशरण शर्मा की पुस्तक के पृष्ठ संख्या 178 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो इसका आंसर क्या है? डाउट में रखा गया है। भारत में निम्नलिखित के आने से का सही अनुक्रम क्या है? तो सोने के सिक्के। इसमें पूछा गया कि भारत में कब कब कौन सी चीज़ आई? तो सोने के सिक्के, लोहे का हल, आहत मुद्रा और नगरीय संस्कृति। सो इतना तो दोस्तों सबसे हमें देखना होगा कि सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले क्या है? सोने के सिक्के बाद में आए, क्योंकि सोना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएगा, लोहा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएगा, और आहत सिक्के क्या है? वे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएंगे। तो चौथा तो सबसे पहले आया ही है। उसके बाद क्या है? आहत सिक्के का है हमें मौर्य काल से संबंधित हमें देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या है? लोहे का हल आया। तो लोहा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आहत सिक्के और सोने के सिक्के। तो शायद ये हमारा आंसर होना चाहिए 4321। देखते हैं आंसर क्या है। 4321 हमें देखने को मिल रहा है डी। यस, इट इज़ द राइट आंसर। तो 4321 हमें आंसर देखने को मिल रहा है। सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा की जो नगर योजना है उसकी आधार सामग्री हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली आदि से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि बात करें तो ये क्या पूरी तरीके से कांस्यकालीन सभ्यता थी। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोहे का ज्ञान किसे था? लोहे का ज्ञान क्या है दोस्तों? वैदिक लोगों को था। वैदिक काल के लोगों में लोहे का ज्ञान हमें देखने को मिलता है। तो लोहा क्या है? 1000 ईसा पूर्व से भारत में लोहे का ज्ञान हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के की यदि बात करें तो उन्हें हम आहत सिक्के के रूप में जानते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माने गए हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के क्या है? इंडो आर्यन है ना, हिंद यवन लोगों ने लेकर आए थे, जो कि कुषाण काल में सबसे अधिक संख्या इनकी बढ़ी। तो कुषाण काल में सोने के सिक्कों की संख्या क्या है? सबसे अधिक बढ़ी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया। तो सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया? तो वह था तांबा। तो तांबा क्या है? हमें कहाँ से युगीन व्यवस्था इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम देखेंगे तो सबसे पहले मानव ने क्या है? किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का प्रयोग किया। सबसे पहले मानव के द्वारा तांबे धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर भी हमें लेकिन देखने को मिलता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा की जो पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है। कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली और लोथल। तो हमें कहाँ से मिलता है? लोथल से क्या है दोस्तों? हमें हाथी दांत का जो पैमाना मिलता है, कि मतलब ऐसे पैमाने के रूप पे हाथी दांत का प्रयोग किया जा रहा है। तो वह हमें मिलता है कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो दोस्तों क्या है? लोहे की प्राप्ति हमें हड़प्पा काल से नहीं हुई
जबकि हमें हड़प्पा में क्या है दोस्तों, हड़प्पा में हमें तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि की धातुएं प्राप्त हुई है, परंतु लोहे की धातुएं प्राप्त नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की, तो घग्गर नदी क्या है दोस्तों, घग्गर नदी आएगा हमारे पास बनावली। घग्गर नदी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। बनावली क्या है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ एक हड़प्पाई शहर है। सही उत्तर चुनना है हमें। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। यस दोस्तों, मोहनजोदड़ो भी, हड़प्पा भी और कालीबंगा ये सब का है आईवीसी के प्रमुख स्थल हमें है देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों के जाल का एक सुनियोजित विकास किया, तो यस सुनियोजित विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातु के ज्ञान का पता नहीं था। सो दोस्तों ये गलत है, उन्हें धातु के ज्ञान का तो पता था, क्योंकि तांबा उपयोग कर ही रहे थे, कांसा भी प्रयोग कर रहे थे। तो पहला और दूसरा क्या है, सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करने वाले होते हैं और एनालिसिस वाले होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल करने चाहिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें क्या है दोस्तों, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या है दोस्तों, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसको हम ऑक्सफोर्ड सिस्टम ऑफ रोड्स भी कह सकते हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ थी, तो दोनों किनारों पर क्या है, पक्की पक्की नालियाँ हमें देखने को मिलती है, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका भी जाता था। इस समय सोने और चांदी के आभूषण भी बनाए जाते थे। तांबे तथा टिन को गलाकर कांसा भी बनाया जाता था, मतलब धातु का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, तो ये नहीं बता रहा है कि क्यों विलुप्त हुए हैं, लेकिन यस वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं, तो यस अब विलुप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो शैलकृत आकृति मतलब शिलाओं पर बनी गई स्थापत्य आकृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर है बी, धोलावीरा। तो धोलावीरा से क्या है दोस्तों, हमें शैलकृत आकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी साइट हमें देखने को मिलती है, और पहली क्या है, सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है। यह गुजरात के कच्छ के रण में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से जब हमने खुदाई की तब हमें हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी प्राप्त हुई, जैसे कि शैलकृत जलकुंड, तो रॉक कट रिजर्वायर हमें देखने को मिलता है। तो धोलावीरा में हमें रॉक कट रिजर्वायर मतलब एक बहुत बड़ा टैंक जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था, तो बहुत बड़ा रॉक कट मतलब चट्टान को काट के बनाया गया एक रिजर्वायर हमें देखने को मिलता है। धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है, सो दोस्तों इसमें पूछा गया कि धोलावीरा किस राज्य से संबंधित है, तो हम पढ़ चुके हैं पहले। धोलावीरा क्या है, गुजरात से संबंधित एक स्थल है। कौन सा हड़प्पाई स्थल 3 भागों में विभक्त है, तो इसमें पूछा गया कि 3 भागों में विभक्त कौन सा स्थल है। तो दोस्तों क्या है, हमें पता है कि हमारा जो धोलावीरा है क्या 3 भागों में विभक्त था। तो पीछे हमने जो थ्योरी वाला पार्ट लेक्चर है इससे पहले जो अपलोड किया गया उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो धोलावीरा क्या है 3 पार्टों में विभक्त किया गया था। इसमें पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और मध्य टीला के रूप में हमें इसका नामकरण देखने को मिलता है। तो इसमें किला, मध्यनगर और निचला नगर इन 3 भागों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में नगरों के अवशेष प्राप्त हुए, तो इनमें कौन सा है कि इसमें 3 नगरों के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमने अभी पढ़ चुका है पीछे ही कि धोलावीरा में क्या 3 नगरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, तो मतलब 3 भागों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों जल संचयन के लिए और जल के प्रबंधन के लिए धोलावीरा क्या है, प्रसिद्ध स्थल हमें देखने को मिलेगा, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था। मतलब बहुत सारे अलग अलग बांध बनाए गए थे और जलाशयों के माध्यम से, नहर के माध्यम से जल को नगर की ओर ले जाया जाता था। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरा स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धोलावीरा नियोजित नगर का एक
या उत्कृष्ट उदाहरण है। तो धोलावीरा क्या है दोस्तों, नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। तो उसमें क्या है दोस्तों कि हमें इतना विशिष्ट नगर नियोजन था कि हमें लगता है कि ये आवासीय क्षेत्र बहुत विकसित था, जो विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों मतलब अलग अलग प्रकार के वर्ग के लिए और साथ ही वर्गीकृत समाज पर आधारित था, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन, किसके लिए, उन्नत जल प्रबंधन और जल नियोजन प्रणाली, उन्नत जल संचयन, जल को संचित करना और उसका प्रबंधन, इस प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अलग अलग बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और फिर जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। जल संचयन प्रणाली, जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प है ना, वास्तुशिल्प और तकनीकी रूप से भी विकसित नज़र आता है हमारा धोलावीरा का नगर नियोजन। उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री का डिज़ाइन और कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से इसमें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें उत्कृष्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्थानीय सामग्रियों को किस तरह से डिजाइन करके प्रयोग किया गया था और साथ ही इसका इम्प्लीमेंटेशन, इस सभी गुणों के आधार पर हम धोलावीरा को एक बेहतर नगर मानते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें मिलता है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य हमें मिलेगा धोलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसंकर डबल बरियल द्विसंकर या डबल बरियल का साक्ष्य हमें मिलता है? तो डबल बरियल का साक्ष्य हमें दोस्तों कालाबंगा से भी मिलेगा, लोथल से भी मिलेगा और इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं। तो लोथल से सर्वाधिक हमें 3 युगल वाले मिले हैं। 3 युगल मतलब दोस्तों एक जो समाधि है उसके अंदर 3 लोगों को दफनाने की बात हमें देखने को मिलेगी। तो 3 युगल समाधियाँ हमें मिलेगी। युगल समाधियाँ मतलब मेल एंड फीमेल हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमें लोथल से देखने को मिलता है। राखी घड़ी से भी दोस्तों क्या है, हमें युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है। संख्या के आधार पर बताएं तो आंसर सी होगा, किंतु प्रमाण के आधार पर माना जाए तो आंसर सी और डी दोनों होंगे। तो सी और डी, तो कालीबंगा और लोथल दोनों से ही क्या दोस्तों हमें युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पन स्थल सनौली अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, किस लिए यहाँ पर जाना जाता है? तो ये मानव शवाधान के हमें साक्ष्य मिले हैं। मानव शवाधान मतलब किस तरह से उन्हें दफनाया गया है, किस तरह से उनके अंतिम संस्कार किया गया है, उसके आधार पर हड़प्पन स्थल सनौली हमें प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनौली तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से लगभग 125 शवाधान प्राप्त हुए। तो 125 शवाधान हमें प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले सनौली से। शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी हमें मिली है, जिसमें गहने प्रमुख हैं, साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों मांडी का है उत्तर प्रदेश में, और मांडा पूछा जाता है जम्मू कश्मीर में और मांडी उत्तर प्रदेश में है। तो 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला है दोस्तों, उसके अंदर एक गांव है जिसका नाम है मांडी। तो मांडी गांव में क्या है, अचानक चर्चा में आ गया था क्योंकि यहाँ पर क्या है, मांडी गांव में खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन, ये सब हमें प्राचीन आभूषण, सिक्के और बर्तन देखने को मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर इसे देखा गया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले भारत में किया गया था। तो वस्त्रों की जो वस्त्र बनाने के लिए कपास की खेती का आरंभ दोस्तों कहाँ किया गया था? भारत में। भारत में क्या है, कपास की खेती का आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो वे विशाल मंदिर, उनके पास विशाल मंदिर और महल होते? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, विशाल मंदिर और महल तो बिल्कुल भी हड़प्पा के लोगों के पास नहीं था। हड़प्पा के लोगों के मंदिर का साक्ष्य हमें हड़प्पा काल में नहीं देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात महल की, तो महल दोस्तों क्या है, हमें मौर्य काल के बाद गुप्त काल के बाद भी हमें महल, उसके बाद हमें महलों का
जिक्र हमें देखने को मिलेगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यस दोस्तों, वे क्या पशुपतिनाथ और माता देवी ये दोनों की पूजा करते थे। यस बिल्कुल सही है। वे युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथों को, तो दोस्तों उस वक्त हमें घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं है और रथ का भी हमें कोई बेहतर साक्ष्य नहीं है। तो रथ और घोड़े हमें वैदिक काल से देखने को मिलेगा। तो यस, दूसरा तीसरा भी गलत है। तो ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों 2013 का। एक बार रिवीजन के लिए हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वहाँ के जो स्थलों की खुदाई हुई है वहाँ से प्राप्त हमें जानकारी हुई है। उसमें कहा गया है कि जो मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन है एकमात्र स्रोत मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों और महलों पर आधारित है। तो हमें जो भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और मिट्टी के जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और पत्थर की जो मूर्तियाँ मिली है, मोहरे मिले हैं, उनसे हमें ज्ञात होता है कि वे मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी, पशुपतिनाथ और लिंग, शिवलिंग और लिंग योनि, पीपल, नीम आदि की पूजा करते थे। तो वे क्या करते थे? मातृ देवी, पशुपति शिव, लिंग और योनि की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते हैं, नीम की और पेड़ों और नागों की पूजा करते थे। मतलब वे जीव जंतुओं आदि की उपासना इनमें प्रचलित थी। पशुओं में यदि बात करें तो हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल आदि इनके चित्र मिले हैं हमें। तो किस किस के? हाथी के, बाघ के, भैंसा के, गेंडा के, घड़ियाल के, इनके चित्र मिले। लेकिन घोड़े का चित्र हमें नहीं देखने को मिलता है। तो घोड़े का चित्र नहीं देखने को मिलता है, इसका मतलब वहाँ के लोग उस समय घोड़े से अपरिचित थे। हालांकि घोड़े की जो कुछ कुछ अस्थियां हमें लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा आदि से प्राप्त हुई है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध में रथ खींचने के लिए किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का हमें अभाव देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुख रूप से लौकिक सभ्यता थी। लौकिक मतलब इसी दुनिया में रह के मौज मस्ती करने वाले। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। तो यस दोस्तों, धार्मिक तत्व भले रहा होगा लेकिन वर्चस्व, जैसे कि आज हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे मारकाट हो रही है, इस तरह से वर्चस्व हमें नहीं देखने को मिलता। तो यस बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। यस दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। तो दोनों ही क्या दोस्तों सही है, पहला एंड दूसरा दोनों ही हमारे करेक्ट आंसर हैं। तो ये दोस्तों 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है MPPSC और IAS UPSC में। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा मिली है? तो वृषभ मुद्रा हमें कहाँ मिलेगी? तो वृषभ की जो मुद्रा है हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। वृषभ मतलब एक पशु है, कुबड़ वाला बैल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति हमें देखने को मिली है। भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने भी इसकी की है। बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशेषता दिखाई गई है वह अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं मिलता है? तो दोस्तों हमें पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो भी हमें सामग्री मिली है उसमें किस पशु के चित्र का अंकन हमें नहीं देखने को मिलता है? तो बैल यस मिलता ही मिलता है, हाथी भी मिलता है, भेड़ भी मिलता है, लेकिन घोड़े का चित्र का अंकन हमें पीछे पड़ चुके हैं कि घोड़े का अंकन हमें नहीं देखने को मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नहीं देखने को मिलते? तो हाथी यस, शेर यस, घोड़ा और गाय। तो दोस्तों अभी हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि घोड़ा और गाय ये दोनों ही के अवशेष हमें नहीं देखने को मिलते हैं। और सेम यहाँ पे शेर पूछा गया, लेकिन हमें बाघ के तो मिलते हैं लेकिन शेर के भी नहीं मिलते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बिल्कुल घटिया है, क्योंकि इसने पूछा है, हम देख चुके हैं कि घोड़े का साक्ष्य भी नहीं है और गाय के अवशेष भी नहीं है, साथ ही साथ शेर के भी नहीं है, क्योंकि बाघ के हैं लेकिन शेर के नहीं है। तो ये पूछा जाना चाहिए था किसके अवशेष हैं। तो ये क्वेश्चन शायद गलत है। तो आंसर आता हाथी। तो हाथी के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो नहीं की जगह है आता, तो अब आंसर आता हमारा हाथी। लेकिन इसमें पूछा गया है अवशेष। तो अवशेष में हमें गाय के अवशेष भी मिले हैं, हाथी के अवशेष भी मिले हैं और कहीं कहीं पे घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन शेर के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो सिंह युक्त देवता की जो आकृति है हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब जो आर्टिफैक्ट से हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है
कालीबंगा। कालीबंगा से जो मृण पट्टिका है, मतलब जो आर्टिफैक्ट्स है, उस पर हमें दोहरे सिंग वाले देवता जिसे पशुपतिनाथ भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है। तो ये क्या है दोस्तों, कालीबंगा से भी प्राप्त हुई है और मोहनजोदड़ो से भी सिंग युक्त देवता की जो प्रकृति है, उसकी जो कृति है, हमें प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो दोस्तों कौन सी है? मिस्र की जो सभ्यता है वह नील नदी के तट पर पनपी थी। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी पर पनपी थी। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधारशिला थी, मतलब जीवन रेखा थी मिस्र की सभ्यता की। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भू क्षेत्र का पूरी तरीके से रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो मिस्र क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता की यदि बात करें तो भारत में सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया जो कि इराक में थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। तो दोस्तों सभ्यताएं को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर लगाना है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, इंका। ये क्वेश्चन दोस्तों सच में टफ क्वेश्चन है। यदि सभी सभ्यताओं को यदि आपको पता नहीं हो कि वे कौन सी सभ्यताएं किस क्षेत्र में पाई जाती थी। तो एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका उत्तरी भाग में था। तो हमारा आंसर देख लेते हैं, डी है आंसर। तो इंका सबसे आखिरी में आ रही है, फिर एज़टेक, माया और मुइज़्का। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं कि जो एज़टेक सभ्यता है, एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मैक्सिको आता है, बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, उत्तरी कोस्टा-रिका। तो दोस्तों बस मैक्सिको याद रख लो और एज़टेक सभ्यता याद रख लो, ठीक है। साथ ही एज़टेक के बाद हम बात करेंगे माया सभ्यता। तो माया सभ्यता का विकास क्या है? मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में हुआ था, अर्थात दक्षिणी मैक्सिको में हुआ था। उसका ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर इनके नाम है। इसके अलावा मुइज़्का सभ्यता, मुइज़्का सभ्यता क्या है? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में थी, जबकि इंका सभ्यता क्या है? दक्षिणी अमेरिका के बिल्कुल ही पश्चिमी भाग में, उत्तर क्वेंटो में थी। सो दोस्तों इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर से, कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो दोस्तों सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता क्या है दोस्तों? लेखन कला की का ज्ञान था। तो लेखन कला की जो उचित प्रणाली को विकसित करने वाली सभ्यता क्या थी? सुमेरियन सभ्यता थी। तो सुमेरियन सभ्यता की यदि बात करें तो सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। तो मतलब सुमेरियन सभ्यता के जो लोग थे प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इसकी लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया में क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीन लिपि माना जाता। तो क्यूनिफॉर्म लिपि किससे संबंधित है? सुमेरिया की सभ्यता से, जो कि अत्यंत सरल है, आदिम है और सबसे पहली विश्व की प्रथम लिपि भी है। सो दोस्तों हमने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर से। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा वैदिक काल होगा। तो अगले वीडियो में हम वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। यदि दोस्तों इस तरह के वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।